दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी का पेपर देखेंगे हम कि 2020 में किस प्रकार का आया था हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में, जिसकी सहायता से आप आसानी से 2021 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि 30% सिलेबस जो घटाया गया है वो चैप्टर्स से संबंधित प्रश्न अब नहीं होंगे यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2021 में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th हो या 12th हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस कम किया गया है उसके वीडियोस मैंने डाल रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मॉडल पेपर का यूज़ आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एज ए मॉडल पेपर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70 नंबर का पेपर होता है हमारे क्लास 10th में। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 3 घंटे सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 10 नंबर के प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, जो कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और ये हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विकास से संबंधित होते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, 2 प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाता है हिंदी में, उससे संबंधित ये 10 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 कथन आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक कथन सही है, उसको आपको सेलेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। बर्फ की गुड़िया, इसके लेखक का आप नाम लिख दीजिए, या तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक का नाम लिख दो, या कंकाल के जयशंकर प्रसाद हैं लेखक, विचार वीथी, किसी एक का भी आप नाम लिख दो कि किसकी ये रचना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपको प्रश्न दिया गया है कि भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। भेंट वार्ता हिंदी की एक विधा होती है, इस पर किस लेखक ने काम किया? भेंट वार्ता जिस लेखक ने लिखी हुई, ऐसे आप किसी एक लेखक का नाम लिख दीजिए। 1 नंबर आपको इस प्रश्न के लिए दिया जाएगा। फिर किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको किसी भी बुक में या क्वेश्चन बैंक में पहले ही मिल जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो 10 नंबर के प्रश्न आप आराम से तैयार कर सकते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज डायरी, ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, इसका आप नाम लिखिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न हमारा 2 नंबर में पूछा जाएगा। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। फिर है हमारा प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के आपको नाम लिखना है। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। पिघलते पत्थर, या तो आप इसके रचनाकार का नाम लिख दीजिए, या पद्माभरण के रचनाकार का नाम लिख दीजिए, प्रिय प्रवास या द्वापर, इन चारों रचनाओं में से किसी एक की रचनाकार का आपको नाम लिखना है। इस प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न जो छोटे छोटे थे वो यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर के ये प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1-1 नंबर के 2 नंबर के 2 प्रश्न आए हैं और बाकी सभी 1-1 नंबर के प्रश्न थे। अब आया है हमारा क्वेश्चन, गद्यांशों में से किसी एक 2 गद्यांश दिए होंगे। गद्यांश का मतलब जो आपके चैप्टर में जो आपका गद्य है उसमें से जो भी चैप्टर हैं अब आपके सिलेबस में, उनमें से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है कि जो तरुण संसार से जीवन के संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं। तो ये किसी चैप्टर के आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। तो इसके नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं।
सबसे पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। संदर्भ कि ये कहाँ से उठाया गया है, कौन से गद्य चैप्टर का नाम क्या है, प्लस इसके लेखक कौन है। फिर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये जो गद्य दिया हुआ है इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी आपको व्याख्या करनी है कि इस जो अंडरलाइन पार्ट है पैराग्राफ का उसमें लेखक क्या कहना चाहता है, आपको ये लिखना है। साथ ही साथ तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, ये एक प्रश्न आपको लिखना है। तो ये जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये सभी प्रश्न आप हल कर लेंगे, प्लस साथ ही साथ आपको संदर्भ ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीनों प्रश्नों के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो पूरा प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो 6 नंबर का आपका यहाँ पर एक गद्यांश की आपको ये 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न। दूसरा गद्यांश दे दिया गया है, या तो आप पहला वाला करो या फिर आप खा नंबर भी कर सकते हो। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। इसके बाद देख रहे हैं आप कि यहाँ से अंडरलाइन पार्ट चालू हो जाता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। तो इसके ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ तक पीछे हटे तक है, इसमें भी आपको नीचे 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर में संदर्भ लिखना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना अंडरलाइन पार्ट है उसकी व्याख्या, प्लस ईर्ष्या का काम क्या काम है। तो ईर्ष्या का काम आप ऊपर देख ही रहे हैं कि ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जला देती है जिसके मन में ईर्ष्या होती है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। प्लस रेखांकित अंश जो है उसकी आपको व्याख्या, यहाँ से आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो 2 गद्यांश आपने देखे, आप किसी भी एक गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। आपको दोनों गद्यांश नहीं करने हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। एक ही गद्यांश की आपको 3 प्रश्न हल करने हैं, जिसमें संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, प्लस एक प्रश्न होगा गद्यांश से संबंधित। 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अब हमारी आ जाती हैं कविताएं या पद्यांश, जिनको कहते हैं निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो संदर्भ 1 नंबर का, व्याख्या 4 नंबर की और काव्य सौंदर्य 1 नंबर का। तो 6 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। तो यहाँ पर कविता दी गई है, आप देख सकते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुज की माल गरे पहिरौंगी। यहाँ ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही कविता की, ये आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। इसका आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है, प्लस काव्य सौंदर्य लिखना है, यानी कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें छंद कौन सा, इसमें रस कौन सा है, क्या कहना चाह रहे हैं कवि, ये आपको सारी चीज़ें काव्य सौंदर्य में लिखनी होती है। शैली क्या है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है या मिली जुली भाषा है, ये सब आपको काव्य सौंदर्य में लिखना होता है। व्याख्या 4 नंबर की है और संदर्भ 1 नंबर का। या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर एक और पद्यांश दिया है, आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा पद्यांश है अणुयुग बने धारा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार, देख चंद्रानन। ये दिया है, तो इसका भी आपको संदर्भ, व्याख्या प्लस काव्य सौंदर्य, यानी कि रस कौन सा है इसमें, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा शैली क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, ये सब हम काव्य सौंदर्य में लिखते हैं। अब 5वां प्रश्न, एक बात क्लियरली आपको यहाँ पे समझ लेने की चाहिए कि पद्यांश 2 दिए हैं, 2 कविताओं के पैराग्राफ दिए हैं, 2 कविताएं दी हैं, लेकिन आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य करना है, दोनों को नहीं करना है। 5वां नंबर प्रश्न होगा आपके जीवन परिचय से संबंधित।
पांचवा प्रश्न होगा जीवन परिचय से संबंधित, जिसमें आपको एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। 4 नंबर का जीवन परिचय होता है, जिसमें 3 नंबर में जीवन परिचय प्लस 1 नंबर में उनकी किसी एक रचना को आपको नाम लिखना है। आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, प्लस कम से कम आपको एक रचना तो आपको देनी ही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में चैप्टर कम कर दिए गए हैं, अब उन लेखक या कवियों के जीवन परिचय आप नहीं याद कर सकते, क्योंकि वो सिलेबस से ही हट गए हैं, तो उनको नहीं पूछा जाएगा। आप केवल उन्हीं लेखक और कवियों का जीवन परिचय याद कीजिएगा जो आपके सिलेबस में हैं। तो पिछले साल की कौन कौन से जीवन परिचय आए थे? पिछले साल आए थे जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लेखकों में से 3 लेखक दिए हैं, जिसमें से आपको एक करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश भारती का या डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय। इनमें एक किसी का जीवन परिचय लिखना था, प्लस इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना था। कवियों में देख लेते हैं, तो कवियों में किसी एक का जीवन परिचय तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ये 3 नंबर का जीवन परिचय था। तो माखनलाल चतुर्वेदी थे इसमें, तुलसीदास थे या अशोक वाजपेयी। इसमें से आप किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते थे। आप सिलेबस में देख लीजिएगा कि कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं आपके सिलेबस में। मैंने वीडियोस में बताया है कि कौन से चैप्टर्स हट गए हैं, तो अब उनसे जीवन परिचय नहीं आएंगे। तो आप वो मत याद कीजिएगा जो चैप्टर से लेखक या कवि हट गए हैं, आप वो उनको याद कीजिएगा जो आपके सिलेबस में हैं। उन्हीं से आपके जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 6ठा नंबर प्रश्न होगा संस्कृत का। तो 6ठा नंबर संस्कृत में क्या है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है एकदा बहवा जना से लेकर यहाँ तक। 4 नंबर का प्रश्न है कि ये संस्कृत का पैसेज जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, प्लस इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ेगा। अथवा आप क्या कर सकते हैं कि श्लोक यहाँ पर एक दिया गया है, इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है, संस्कृत के कौन से पार्ट से लिया गया है, ये बता सकते हैं आप, प्लस इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्लस 7वां प्रश्न आएगा एक, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी कि याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2-3 श्लोक आप याद कर लीजिए, तो जिससे क्या होगा कि आप एक श्लोक लिख देंगे तुरंत और 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये इसलिए कहते हैं कि श्लोक आपकी पेपर में ना आए। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक श्लोक पूछा गया है, अगर आप यही लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको कोई दूसरा श्लोक लिखना है जो कि पेपर में ना दिया गया हो। तो 2 या 3 श्लोक आप आसानी से याद कर सकते हैं। 7वें का खा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरण मंगल भवती चंद्रशेखर स्व, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। रोग केन वर्धते श्वेत केतु का। तो ये 4 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो आप जब ये याद करेंगे, आप संस्कृत के चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे, तो आप ये प्रश्न कर देंगे आराम से। 8वां प्रश्न है पति सिर देखत मंदोदरी, और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेस वो दिया गया है, 2 लाइंस दी गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। रस से संबंधित प्रश्न है। रस, छंद और अलंकार से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। अथवा आपको ऑप्शन दिया गया है कि हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। क्लास 10th में हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस बहुत ही आते हैं, तो आपको इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा और उदाहरण को ज़रूर याद कर लेना चाहिए। हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न है छंद से कि रोला छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न। अथवा ये जो नीचे लाइन दी हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद है गा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। चरण कमल बंदो हरिराई। अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो 8वां जो प्रश्न है का खागा, 8वें प्रश्न के का खागा रस, छंद और अलंकार आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2-2-2 नंबर मिलेंगे। तो 6 नंबर के ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो ये आपको शब्द निर्माण करना है उपसर्गों से।
ये का था। फिर खा देखते हैं, 9th का खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। वट दिया है, पन दिया है, ता दिया है, आई दिया है। 2 नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। इन शब्दों का आप समास विग्रह करके बताइए कि इसमें कौन सा समास उपस्थित है। इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। कपूत का तत्सम रूप, कलेश का तत्सम रूप, माता का तत्सम रूप, मीत का तत्सम रूप। तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर लिख देंगे। किन्हीं 4 दिए हैं, किन्हीं 2 के लिखना है। अगला प्रश्न है 9 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। इंद्र के 2 पर्यायवाची लिख दो, पत्थर के 2 पर्यायवाची लिख दो, बिजली के और तीर के। 4 शब्द दिए हैं, किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही सिंपल है, आपको पर्यायवाची शब्द याद होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए कि इनमें कौन सी संधि उपस्थित है। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखिए। मधु अथवा नदी, तद अथवा युष्मद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा व्याकरण के सिलेबस में भी कि क्या हटाया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस नया पैटर्न भी दिया गया है upmsp.edu.in से। upmsp.edu.in से जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर पेपर का पैटर्न भी दिया गया है। प्लस आपके जो भी क्वेश्चन बैंक्स आएंगे तो उसमें भी पेपर का पैटर्न दिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न अब आएंगे, तो वो उसको आप ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए हैं, किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। सदा सत्य बोलो, दान से कीर्ति बढ़ती है, राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद किसी एक विषय पर निबंध आप लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार पर लिख सकते हैं, जल ही जीवन पर लिख सकते हैं, मेरी प्रिय पुस्तक पर लिख सकते हैं, सदाचार पर लिख सकते हैं। 6 नंबर में आपको निबंध यह है कि 4, 5, 5.5, 6 पेज तक आप लिख सकते हैं। जितना तेज़ आपका राइटिंग होगा उतना ही अच्छा निबंध आपका लिख सकते हैं। निबंध में यह है कि 4-5 पेज तो कम से कम होने ही चाहिए। यहाँ पर कोई शब्द लिमिट नहीं दिए क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ये समझ लीजिए कि 4 से 5 पेज का आपको निबंध लिख देना चाहिए। फिर देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है खंडकाव्य से संबंधित। तो अपने पठित खंड काव्य, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे कानपुर में शायद ज्योति जवाहर, जी हाँ ज्योति जवाहर होता है। इसी तरह से जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में पढ़ाया जाता हो, ये आपके टीचर्स आपको सही से बताएंगे कि कौन से खंड काव्य को आपको तैयार करना है। तो उससे संबंधित चरित्र चित्रण होते हैं और कथानक होता है, सार लिखना होता है। तो खंड काव्य पर आधारित एक प्रश्न आएगा आपका। खंड काव्य पर जो आधारित प्रश्न होगा वो 3 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो खंड काव्य से संबंधित जानकारी आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिए कि कौन सा खंड काव्य आप हमारे सिलेबस में है और हमारे ज़िले में है जिसको मुझे तैयार करना है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो हिंदी का सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नया सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर्स हट गए हैं, तो उनको मत तैयार कीजिएगा, उनसे प्रश्न नहीं आएंगे। साथ ही साथ पेपर का पैटर्न भी मैंने डाल रखा है कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा हिंदी में यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में, तो उसको देख लीजिएगा। ये पुराना प्रश्न पत्र है, इससे संबंधित पैटर्न काफ़ी हद तक इससे ही मेल खाएगा, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो है हमारा हिंदी का सिलेबस हिंदी का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।